नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 क्लास 10th की। इस वर्कशीट का भी टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस वर्कशीट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मतलब उसकी हम इंट्रोडक्टरी वर्कशीट कर चुके हैं। इसमें हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारी किसी भी द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, 2 शून्यक होंगे इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। जो घात है बहुपद की वो 2 है, हाईएस्ट पावर x की, क्योंकि 2 है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसमें भी इस समीकरण की घात क्या है? 2 है, तो इसीलिए इसके 2 हल होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। इन सॉल्यूशन को हम रूट्स भी बोल सकते हैं, इक्वेशन के रूट्स। जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी, इक्वेशन में जितनी भी बहुपद की घात होगी, उतने ही उसके रूट्स या सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं x का कोई भी मान लो, यहाँ पर x का मान अल्फा है, जब मैं इस x के मान को इस समीकरण में पुट करूंगी तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो जो अल्फा है वो इस समीकरण का रूट कहलाएगा, मूल कहलाएगा। तो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 मूल होंगे। जनरली हम रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। रूट और कुछ नहीं है, उस समीकरण के हल हैं। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जो कि बहुत कॉमन है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। मतलब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। अभी तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ, उसके मैं क्या कर लूंगी? गुणनखंड कर लूंगी। और गुणनखंड करने के बाद मैं दोनों इसके रूट्स निकाल लूंगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने के लिए, उसको फैक्टराइज करने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, मतलब मध्य पद को हम तोड़ेंगे। यहाँ पर मध्य पद क्या है? bx है। तो इसको स्प्लिट करना है हमें, और वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा अभ्यास करना है। ये आपकी टेबल दी हुई है, ये आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही आसान। ये क्यों दी गई है अभी आपको पता चलेगा आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जिन 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उन्हीं 2 संख्याओं को हम जमा भी कर रहे हैं। जिन 2 संख्याओं को का प्रोडक्ट हमने निकाला, ये जैसे 20 होगा, उन्हीं 2 संख्याओं का हमें सम भी निकालना है। अब वो संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इस चीज़ का हम इस्तेमाल आगे फैक्टराइजेशन के लिए करेंगे, तो इसलिए ये आपको अभ्यास के लिए दिया हुआ है। अब 8 गुणा -5 क्या होगा? -40 होगा ना। 8 पंजे 40 होता है, और ये माइनस का साइन है वो साथ में आएगा ही। ऐसे ही 8 जमा -5 है, तो ये तो प्लस माइनस माइनस कंसीडर करेंगे हम इसको, मतलब 8 - 5, ये इक्वल हो जाएगा 3 के। इसी तरीके से हमने इसको किया, इसको किया। अब इस द्विघात समीकरण की सहायता से हम इस
विधि को समझते हैं, गुणनखंड विधि को समझते हैं। इसके हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, जो कि हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, x के 2 मान आएंगे। तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। अब यहाँ पर b का मान हम पहले लिख लेते हैं। b क्या है, -5। अब हमें लिखना है a गुणा c, मतलब 2 गुणा 3 6। अब ये इन संख्याओं पे हमें ध्यान देना है, -5 और 6। ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, हम कहें ऐसे 2 इंटीजर्स हमें लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 है। तो पहले हम प्रोडक्ट को देखते हैं, अभी सम को हम बाद में देखते हैं। अब 6 किन किन का प्रोडक्ट होता है, किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर हमें 6 मिलता है। या तो हम 6 और 1 को गुणा करें, 6 कम 6, या 1 को 6 से गुणा करें, एक ही बात है। अब 6 और किस तरीके से मिलता है हमें, 2 और 3 को गुणा करने पर, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, एक ही बात है, 6 आ जाएगा। अब एक और भी तरीका है, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स को भी कंसीडर करूं, अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को भी देखूं, तो अगर मैं -2 को -3 से गुणा करूं तो भी मेरे पास 6 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 3 कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गए इंटीजर्स के, 3 पेयर मेरे पास आ गए, 6 1 2 3 -2 -3। अब इन तीनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है मुझे, अब मैं सम देखूंगी। इन तीनों में से वो पेयर जिनका सम -5 है। अगर मैं 6 और 1 को ऐड करूं तो क्या आता है, 7, 2 और 3 को ऐड करते हैं, आएगा 5, और -2 और -3 को ऐड करते हैं, तो माइनस माइनस हम प्लस करेंगे और साइन माइनस का रहेगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है मेरे लिए, यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है, क्योंकि मुझे उन दोनों इंटीजर्स का सम -5 चाहिए, 7 नहीं चाहिए और ना ही 5 चाहिए। मुझे अपने साइन का भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो हम इस कॉम्बिनेशन को लेते, और अगर यहाँ -5 की जगह 7 होता तो हम इस कॉम्बिनेशन को लेते। तो हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। तो कौन से 2 इंटीजर्स आ गए हमारे पास, -2 -3, या फिर आप लिखिए -3 -2, एक ही बात है, दैट डजंट मैटर कि आप पहले कौन से इंटीजर को लिख रहे हैं। अब इस टर्म की जगह -5x की जगह मुझे क्या लिखना है, इसको मुझे स्प्लिट कर देना है, 2 भागों में तोड़ देना है। क्या लिखूंगी मैं, -2x एंड -3x। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज रहेंगी, सिर्फ हमें मिडल टर्म को ब्रेक करना है। -2x -3x अल्टीमेटली -5x के ही बराबर है। अब हम पहली 2 टर्म्स को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए दोनों में 2 2 है, 2 कॉमन है, x x दोनों में है, x कॉमन, तो हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ पर x रह गया, और यहाँ पर कुछ नहीं रहा। अब कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर 0 बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। ऐसे ही अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर बचा x। अब चूंकि हम माइनस भी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर माइनस रहेगा और 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम समीकरण को हल कर रहे हैं तो हम इक्वल साइन का यूज करेंगे। अब x -1 x -1 ये आ गया कॉमन, यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा -3 बराबर 0। अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों में से कुछ ना कुछ 0 है। ये आ नहीं रहा है इसमें,
स्क्रीन पर, x माइनस 1 0 है या फिर 2x माइनस 3 0 है। अब अगर मैं इसको हल करूं तो x का मान आ जाता है 1, और अगर मैं इसको हल करूंगी तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x आ गया 3/2। तो यही दोनों x की वैल्यूज क्या हैं, इस समीकरण के मूल हैं, इस समीकरण के रूट्स हैं। अब जो वर्कशीट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इन समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a b c ये हमारी वैल्यूज हैं। पहले b लिख लेते हैं, b का मान है -20, a गुणा c, a है 100 और c है 1, तो a गुणा c आ गया 100। तो अब 100 को देखते हैं। ऐसे दो इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 100 हो लेकिन सम -20 हो, तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणनफल 100 हो, लेकिन हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका जो योग है वो -20 है। तो अगर हम देखें तो 10 गुणा 10 100 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 जमा 10 करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 20 आएगा। चाहिए क्या मुझे, -20। तो इसका मतलब ये दोनों ही टर्म्स माइनस की होनी चाहिए, दोनों ही -10 होना चाहिए, तब जाकर ये मेरे पास क्या आएगा, जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो -20 आएगा। तो ऐसे दो इंटीजर्स क्या हो गए, -10 और -10। तो अब हम मिडल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। 100x² -20x की जगह हम लिखेंगे -10x + 1 = 0। इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेते हैं, 10x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 10x, यहाँ पर -1, यहाँ से कॉमन लेते हैं 1, क्योंकि और कुछ हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ना ही x कॉमन है ना ही कोई और संख्या। तो यहाँ पर बचा 10x - 1, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ माइनस रह जाएगा। तो 10x - 1 कॉमन आ गया जो ब्रैकेट्स में था, और यहाँ पर भी बचा 10x - 1 = 0। तो दोनों को हम बराबर 0 रखेंगे। तो 10x = 1, x = 1/10, यहाँ पर भी सेम 10x = 1, x = 1/10। तो ये दो रूट्स हैं, ये एक ही रूट नहीं है। अगर हम वैल्यू देख रहे हैं कि सेम आ रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल एक रूट है, ये दो रूट्स हैं लेकिन दोनों का मान सेम है। 1/10, 1/10 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। नेक्स्ट ये इक्वेशन है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से पहले b की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर x के साथ हमें कोई भी संख्या नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है और साथ में माइनस है, तो -1। b की वैल्यू हो गई -1। a × c, a क्या है 6 और c क्या है -2। हम साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये हो गया 6 - 2 -12। तो अब दो इंटीजर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, -12 और सम है -1। तो अगर हम -12 को देखें तो हमें पता है 4 और 3 जो है वो 12 के इक्वल होते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। अब नेगेटिव कौन सी होगी वो हमें पता चलेगा यहाँ से। अगर मैं 3 को नेगेटिव करती हूँ तो 4 - 3 होता है 1, लेकिन अगर मैं 4 को नेगेटिव करती हूँ तो होता है -4 + 3 = -1। तो ये मेरी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सम है इनका वो -1 आ रहा है। तो ऐसे दो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे,
-4 एंड 3। अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा -x की जगह हम लिखेंगे -4x + 3x -2 = 0। यहाँ से कॉमन आ गया 2x, यहाँ पर बचा 3x और यहाँ पर बचा -2। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 2 ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2x + 1 = 0। तो पहले हम इक्वल रख लेते हैं 3x - 2 को 0 के इक्वल, और फिर 2x + 1 को 0 के इक्वल। 3x = 2, x = 2/3। यहाँ से आ गया 2x = -1, +1 था, साइड चेंज हुई -1, x आ गया -1/2। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। तो ये दो हमारे पास रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, जो है 2/3 एंड -1/2। ये सी पार्ट, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। b इज 1, a इंटू सी इज a 2 है और c है -300, तो ये हो गया -600। अब अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो ये एक बड़ी संख्या है, एक 3 डिजिट की संख्या है, और हमें सम उन संख्याओं का, जिन दो संख्याओं को हम चुनेंगे 1 चाहिए और उनका प्रोडक्ट चाहिए -600। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें मुश्किल हो सकती है। अब इस मुश्किल को हल कैसे करेंगे कि हम 600 को अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड हम इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। ये कब करेंगे? जब संख्या हमारे पास बड़ी है या फिर हमें नहीं पता चल रहा, बड़ी भी है लेकिन अगर आपको पता चल रहा है डायरेक्ट हमें ऑब्जर्व करके तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर शायद हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो ये पहले 2 पर गया, फिर से 2 पर, फिर 2 पर, 3 पर, फिर 5 पर और फिर 5 पर। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब मुझे कॉम्बिनेशन बनानी है। कैसे कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं? अगर मैं पहले 2 को लूँ और बाकी सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर अलग रख दूँ। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 5 300। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, 2 और 300, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 600 मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, अब मैं इन दोनों को साथ में ले लेती हूँ, 2 और 2 को 4 और इनको ले लेती हूँ साथ में। 2 दिया 6, 6 पंजे 30 और 30 को जो 5 से गुणा करेंगे तो 150। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? पहले मैंने इन तीनों को ले लिया 8 और नीचे वालों को ले लिया 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। एक कॉम्बिनेशन हो गया ये। अगर हम इन तीनों कॉम्बिनेशंस को देखें तो इन तीनों को अगर हम जमा या घटा करें तो 1 नहीं आएगा। तो अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं पहले 4 को एक साथ ले लूं और बाद वाले 2 को एक साथ, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और ये 5 पंजे 25। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा काम कर सकता है। यहाँ पर 24 और 25 आ रहा है, अगर 25 में से 24 जाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यही मेरी 2 संख्याएं हैं जिनका मैं इस्तेमाल यहाँ पर करूँगी, 24 और 25 या 25 और 24, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये हो गया 2x², x की जगह क्या लिखेंगे 25x, और ये 24 क्या होगा माइनस होगा क्योंकि घटाना है ना, -24x और -300 ऐसे ही रहेगा बराबर 0।
यहाँ पर हमें केवल x कॉमन नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 25। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस, यहाँ पर भी 25 बचेगा कॉमन। तो 2x प्लस 25 कॉमन, और यहाँ पर बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इक्वल रख लेते हैं 2x प्लस 25 को 0 के और x माइनस 12 को 0 के। तो 2x तो हो गया माइनस 25 के इक्वल, और x आ गया माइनस 25/2, और यहाँ से x आ गया 12। तो यही दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चल। सेकंड क्वेश्चन में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है और संख्याओं का गुणनफल 182 है। प्रोडक्ट क्या है, 182 और सम होना चाहिए 27। तो 182 के हमें फैक्टर्स अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर्स। 2 से जाएगा, फिर किससे जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 ये 21, 13 हमें पता है एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, या तो हो जाएगा 2 और 91 का, ठीक है, या फिर हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ले लूं 2 सत्ते 14 और 13 का, या फिर हो सकता है अगर मैं 7 को लूं 7 और 26 का। ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इन तीनों में से काम क्या करेगा हमारे लिए, 14 और 13, क्योंकि जब मैं दोनों को जोड़ूंगी तो 27 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं क्या है, 14 और 13 है। ये संख्या है, ये है दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं जिनका योग तो क्या है 27 है और गुणनफल 182 है। तो बड़े नंबरों के केस में हमें ऐसे करना है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।